और अब हम सी ड्राइव में इसी डेटा को कॉपी करेंगे। अगेन ये वही 5.2 GB का डेटा है, 558 फाइल्स हैं, और इसको जब हम पेस्ट करते हैं और टाइम लगाते हैं 6.5 सेकेंड्स के अंदर ये डेटा पूरा का पूरा कॉपी हो गया है। अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो आई एम श्योर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे इससे पहले जिसमें सलाह दी होगी कि आप कंप्यूटर में जाके ये सेटिंग चेंज कर लीजिए, वो सेटिंग चेंज कर लीजिए। आपके फ्रेंड्स या किसी कंप्यूटर के नॉन बंदे ने ये भी कहा होगा कि रैम अपग्रेड कर लीजिए, आपकी अगर 4 GB रैम है तो उसको 8 GB कर लीजिए, 16 GB कर लीजिए और आपका कंप्यूटर या लैपटॉप फास्ट हो जाएगा। मगर आई एम श्योर कि वो नहीं हुआ है, तभी आप इस वीडियो को देखने आए हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या करने से आपका कंप्यूटर या लैपटॉप फास्ट हो सकता है। आपने जो ये सब चीज़ें कर ली हैं उसके अलावा आपकी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको फॉलो करने से आपका लैपटॉप या कंप्यूटर फास्ट हो सकता है, और क्या रीज़न है कि ये स्लो होता है और फ्यूचर में स्लो होगा नहीं होगा, उसके ऊपर भी हम नज़र डालेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि फास्ट बूटिंग सिस्टम दिखता कैसे है। यहाँ पे जो सिस्टम है ये i7 10700KF प्रोसेसर के साथ है और इसके अंदर 8 GB की 2 रैम लगी हुई है, यानी कि टोटल 16 GB की रैम है। तो एक बार टाइम करके देखते हैं कि कितने टाइम में हमारा विंडोज को बूट होता है। अप्रॉक्सीमेटली 15 सेकेंड्स के अंदर हमारा सिस्टम बूट हो गया है। अब यानी कि इस सिस्टम के अंदर कुछ तो ऐसी बात है जो ये 15 सेकेंड्स में बूट हो रहा है, और जब मेरा पुराना सिस्टम था या जो लैपटॉप था उसको अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 मिनट लगते थे विंडोज 10 पे स्टार्ट होने में 8 GB रैम के साथ। तो क्या 8 GB रैम से 16 GB रैम करने पे फ़र्क पड़ता है? अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो पुराने लैपटॉप्स हैं या जो नए लैपटॉप्स भी आ रहे हैं, जब हम कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो मोस्टली लैपटॉप्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन होती है SSD या HDD लेने की। HDD कुछ इस तरीके से दिखती है, लैपटॉप के केस में कुछ इस तरीके से नज़र आती है और कंप्यूटर केस में कुछ इस तरीके से नज़र आती है। अब बाय इनकी कॉन्फ़िगरेशन ये मैकेनिकल ड्राइव्स होती हैं। इनमें बेसिकली मैग्नेटिक प्लेट्स लगी होती हैं जो कि सर्कुलर फॉर्म में घूमती हैं और ओवर द टाइम ये स्लो हो जाती हैं, इनकी वियर एंड टियर होती है और ये स्लो हो जाती हैं। अगर नहीं भी होती हैं तो इनकी एक कैपेसिटी है जिस स्पीड तक ये रन कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल इनके ऊपर लिखा हुआ है कि इसकी स्पीड अराउंड 5400 RPM के करीबन की स्पीड है, और इसी तरीके से इसकी स्पीड भी जो है वो इसी के आसपास की स्पीड है। तो यानी कि इस स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ये नहीं घूम पाएंगी और जो डेटा इसको रीड करना है वो इसी रेंज में डेटा रीड कर पाएगा। तो मैकेनिकल ड्राइव जितनी पुरानी होती है उतनी स्लो उसकी रीडिंग कैपेसिटी होती है और उतनी स्लो उसकी राइटिंग कैपेसिटी भी होती है, जिसके कारण से आपका जब PC स्टार्ट होता है या आप उसमें एप्लीकेशन जब स्टार्ट करते हैं तो स्लोनेस आपकी नज़र आती है। अब इसका एक सोल्यूशन आपने काफ़ी जगह सुना होगा, वो है SSD। लेकिन SSD में भी सिर्फ एक तरीके की SSD सारे काम नहीं करती है, और इसी चीज़ को आज के वीडियो में आपको कवर करके मैं दिखाऊंगा। तो चलिए स्क्रीन पर नज़र डालते हैं और यहाँ से देखते हैं कि डिफरेंट ड्राइव्स की क्या डिफरेंट परफॉर्मेंस रहती हैं और क्या आपको यहाँ से हिंट मिल पाता है कि आपको अगले स्टेप में क्या करना है। तो एक और सॉल्यूशन जो इस प्रॉब्लम के लिए दिया जाता है जिससे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्लोनेस को दूर कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपने डिवाइस में से इस हार्ड ड्राइव को हटा के इसकी जगह पे आप SSD लगा लीजिए। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है जिसमें कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं होता है और सीधा PCI पे लगता है, तो उसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। इसकी टेक्निकल डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे, लेकिन कितने तक की स्पीड आपको मिल सकती है उसको मैं यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करूँगा, और क्या सारी SSD एक ही तरीके की होती हैं उस पर भी हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप SSD आराम से अपग्रेड कर सकते हैं। काफ़ी चांसेस हैं कि आपके पास SSD अपग्रेड करने की जगह उसके अंदर होगी, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लैपटॉप्स के अंदर जो पुराने लैपटॉप हैं, स्पेशली चाहे वो 4 साल 6 साल पुराने हो, उसके अंदर DVD ड्राइव की स्लॉट होगा। आप उस DVD ड्राइव के स्लॉट को हटा के वहाँ पे आप एक स्पेशल कंपोनेंट आता है उसको लगा लीजिए। वो मार्केट में 300-400 रुपये के करीबन मिलता है, और उसकी जगह पे SSD इंस्टॉल करके आप पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव प्लस नई SSD को दोनों को रख सकते हैं।
पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव में से आप SSD में डेटा कॉपी कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप दोनों ड्राइव्स को साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके लैपटॉप की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे 3 ड्राइव्स लगी हुई हैं, C, D और E। C और D दोनों SSDs हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ SSD हैं। और E ड्राइव जो है वो एक मैकेनिकल ड्राइव है, इसी तरीके की लैपटॉप की हार्ड डिस्क है। वो मेरे पुराने लैपटॉप की हार्ड डिस्क है, जिसको मैं अब यूज़ नहीं कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने उसको इंस्टॉल किया है ताकि हम कंपैरिजन कर सकें कि जब इनमें डेटा कॉपी करते हैं या इनसे डेटा हम रीड करते हैं तो उनमें क्या स्पीड्स आती हैं। तो यहाँ पे मैं 2 टेस्ट करूँगा। सबसे पहले मैं इन्हीं ड्राइव में से डेटा को कॉपी करके इसी ड्राइव में पेस्ट करूँगा, C, D और E के अंदर इंडिविजुअली, और उसको टाइम करने की कोशिश करेंगे कितना टाइम लगता है। और फिर एक यूटिलिटी के थ्रू भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इन तीनों की स्पीड्स में कितना फ़र्क आता है और क्यों आपको एक एप्रोप्रिएट ड्राइव चाहिए अपने डिवाइस के अंदर। SSD कौन से तरीके की होनी चाहिए ताकि आपके पास बेस्ट परफॉर्मेंस आ सके। तो सबसे पहले हम E ड्राइव के अंदर चलते हैं, जो पुराने लैपटॉप की ड्राइव है। यहाँ पे हमने इस डेटा को कॉपी कर लिया है। ये डेटा जैसा कि देख सकते हैं हम 5.2 GB का डेटा है, 558 फाइल्स हैं। और राइट साइड में हम देखेंगे विंडोज़ टास्क मैनेजर में इसकी परफॉर्मेंस कि क्या यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस हमारे पास आती है, कितनी रीड स्पीड आती है, कितनी राइट स्पीड आती है। तो मैं इस डेटा को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, और साथ में मैं इस टाइमर को स्टार्ट करूँगा। तो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि रीड स्पीड और राइट स्पीड आ रही है, क्योंकि ये इसी ड्राइव से रीड कर रहा है, इसी ड्राइव पर राइट कर रहा है, तो थोड़ी सी स्पीड कम रहेगी बिकॉज इसको कंटिन्यूसली डेटा को रीड करना है और कंटिन्यूसली राइट करना है। तो जब डेटा को ये रीड कर लेगा तो वो स्पूल बन जाएगा उसका, और फिर उसको वो राइट करेगा। और अप्रॉक्सीमेट एक्चुअली में जो इसकी रीड और राइट स्पीड होती है वो इससे काफ़ी ज़्यादा होती है, जो अब हम अगले टेस्ट में देखेंगे। मगर जहाँ से आपको अप्रॉक्सीमेटली आइडिया लग जाएगा कितना टाइम लगता है जब आप डेटा कॉपी कर रहे होते हैं। यही ड्राइव जब बूट हो रही होती है तो इस पर रीड कर रहा होता है विंडोज़, फॉर एग्जांपल जब लोड करना होता है या फिर कोई एप्लीकेशन रन कर रही होती है, तो यहीं से डेटा वो रीड करता है। और क्योंकि इसकी स्पीड ये आ रही है अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि इतना ही टाइम वो लगाएगा और इतनी ही स्पीड से वो रन करेगा जब भी कोई एप्लीकेशन आप रन कर रहे हैं। और जितनी ज़्यादा हैवी एप्लीकेशन होगी, जितना ज़्यादा टू एंड फ्रो हो रहा है, रीड एंड राइट हो रहा है, उतना ही सिस्टम आपका स्लो चलेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट हो गया है और ये दिखा रहा है कि 6 मिनट का टाइम अभी और पड़ा हुआ है। और अगर आप आइटम्स रिमेनिंग देखें तो 1 GB के करीबन का डेटा, उससे भी थोड़ा सा कम डेटा जो है वो अब तक कॉपी हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पे फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी देख सकें कि कितना टाइम लगता है इसको ख़त्म होने में। अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट 40 सेकेंड हो गए हैं और अभी भी 5 मिनट समथिंग बचे हुए हैं, यानी कि 7 साढ़े 7 मिनट के करीबन का टाइम लगना चाहिए इसको पूरा कॉपी करने का। तो मैं यहाँ पे इसको पॉज कर देता हूँ बिकॉज काफ़ी टाइम लग गया है। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको जब मैं अभी आगे डेटा कॉपी करूँगा तो पता लग जाएगा। मगर अप्रॉक्सीमेटली 7-8 मिनट का टाइम लग रहा है इस डेटा को कॉपी करने में, जो कि 5 GB के करीबन का डेटा है। हम चलते हैं एक्चुअली मैं D ड्राइव के पास। यहाँ पे 3 मिनट हम मान के चलते हैं, 7 मिनट का टाइम इसमें लगेगा ओवरऑल। और हम D ड्राइव में जाते हैं, यहाँ पे हम डेटा को कॉपी करते हैं। राइट साइड में हम देखेंगे कि इसका क्या टाइम निकल के आता है। तो यहाँ पे अब आप स्पीड देख सकते हैं कि अराउंड 300 Mbps के करीबन की स्पीड गई थी और राइट स्पीड भी 150-200 Mbps के करीबन की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि डेटा कितनी फास्ट कॉपी हो सकता है, यानी कि ये आपको ऑब्वियस हो ही गया है इस टेस्ट से यहीं पे ही कि SSDs काफ़ी फास्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल HDDs। तो रैम को आप अब देख सकते हैं सेम रैम है, हमने रैम अपग्रेड नहीं किया है, कोई भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ हमने यहाँ पे ड्राइव दूसरी यूज़ करी है और हमें ये परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 36 सेकंड का टाइम लगा है 5 GB का डेटा रीड करने में, राइट करने में। अब क्योंकि यहाँ पे कोई मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं है तो जो थ्रेशोल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा है कि कितना डेटा रीड कर सकता है और कितना राइट कर सकता है। और हमने देखा मैक्सिमम ये अराउंड 250 Mbps के करीबन का डेटा ट्रांसफ़र रेट यहाँ पे गया था। अब हम चलते हैं C ड्राइव के अंदर। अब आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे बट आपको शायद काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि
कैसे इससे फ़र्क पड़ता है कि आप कौन सी ड्राइव लगाते हैं अपने डिवाइस के अंदर। और अब हम सी ड्राइव में इसी डेटा को कॉपी करेंगे। अगेन ये वही 5.2 GB का डेटा है, 558 फाइल्स हैं, और इसको जब हम पेस्ट करते हैं और टाइम लगाते हैं 6.5 सेकेंड्स के अंदर ये डेटा पूरा का पूरा कॉपी हो गया है। तो अगर हम अब बात करते हैं इसको देखने कंपैरिजन करने की, तो जहाँ पे हमारे पास सबसे पहले टाइम लग रहा था अराउंड 7 मिनट तकरीबन, दूसरे केस में 36 सेकेंड, और तीसरे केस में टोटल 6 सेकेंड एंड 29 मिली सेकेंड लगे हैं हमारे पास। तो इतना फ़र्क आ सकता है अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ SSD यूज़ करते हैं, या सबसे पहली चीज़ SSD यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। अब SSDs कितने तरीके के हैं? मेरे पास एक्चुअली 2 तरीके की SSDs लगी हुई हैं। एक है SATA SSD और दूसरी लगी हुई है जो कि NVMe SSD है। ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम हार्ड डिस्क ड्राइव से SSD पे जा रहे हैं, कॉस्ट बढ़ेगी, और कॉस्ट उसके डबल या कुछ केसेस में हो सकता है ट्रिपल भी हो। जितनी बड़ी कैपेसिटी की आप ड्राइव लेंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी। तो इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप 128 GB या 250 GB के करीबन के आप SSD लगा लीजिए, और बाकी अपनी नॉर्मल ड्राइव से आप कंटिन्यू कीजिए अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आप डेटा स्टोर करके रखना चाहते हैं। लेकिन जब भी आप SSD ले रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप SSD को शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आपको कौन सी SSD पे लेनी चाहिए और किस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके डिवाइस में पोर्ट कौन सा अवेलेबल है। अगर आपके डिवाइस के अंदर SATA पोर्ट अवेलेबल है तो आपके पास ऑप्शन ही सिर्फ SATA SSD लेने की है, तो आप SATA SSD लीजिए। लेकिन अगर आपके पास SATA SSD के अलावा आपके पास M2 पोर्ट भी है तो आप M2 SSD भी ले सकते हैं, और वही मेरी सी ड्राइव की SSD है जिसका परफॉर्मेंस उससे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो अगर आप Amazon पे जाते हैं और यहाँ पे अगर आप SSD सर्च करते हैं, मैं सबसे पहले अपनी 240 GB वाली SSD दिखाता हूँ जो मेरी D ड्राइव में लगी हुई है। तो यहाँ पे ये Q500 240 GB SSD को आप देखते हैं, और अगर आप इसकी डिटेल्स में देखेंगे, अगर आप इसकी नीचे जाके कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल्स में देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये कहता है कि पावर्ड बाय लेटेस्ट जन कंट्रोलर फॉर रीड एंड राइट अप टू 500 Mbps। तो यहाँ पे इन्होंने साफ बताया कि आपकी जो स्पीड मैक्सिमम रहेगी वो 400 से 500 GB पर सेकंड की रहेगी, सॉरी 400 से 500 MB पर सेकंड की रहेगी। और अगर अब मैं आपको एक दूसरा टेस्ट भी करके दिखाता हूँ यहाँ पे डिस्क का, यहाँ पे मैं ई ड्राइव पे तो टेस्ट कर ही नहीं रहा हूँ बिकॉज उसकी बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस आएगी, मगर अगर डी ड्राइव का मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ और वापस से परफॉर्मेंस को यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे रीड स्पीड आ रही है वो 400 से 500 Mbps आ रही है, और जब रीड के बाद या राइट स्पीड का टेस्ट करेगा तो हम देखेंगे वहाँ भी क्या स्पीड आ रही है। तो मैक्सिमम रीड स्पीड जो इस केस में इसने रीच करी है वो करी है 518 Mbps, और राइट स्पीड भी आप देख सकते हैं अराउंड 500 Mbps 400 Mbps कुछ इसी रेंज में आ रही है। तो यही रीज़न है कि इसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है, और आपको एक्चुअली में HDD से मूव करके आपको जितने भी बूटेबल आइटम्स हैं वो सारी की सारी SSD में मूव कर देने चाहिए। अब इसी टेस्ट को हम अपनी दूसरी ड्राइव पे करने की कोशिश करते हैं। अब हम सी ड्राइव पे इस टेस्ट को देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। तो ये टेस्ट खत्म हो गया है। अब हम सी ड्राइव पे इस टेस्ट को रन करते हैं, और यहाँ पे हम सी ड्राइव सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ आप देखते हैं कि हमारे पास रीड स्पीड आ रही है 3.2 Gbps। तो 500 MB से अगर आप 3000 Mbps पे जाते हैं, यानी कि 3 Gbps पे जाते हैं, तो 6 टाइम्स द परफॉर्मेंस है, यानी कि जो काम वहाँ पे 6 मिनट में होना है वो यहाँ पे 1 मिनट में हो जाएगा। और यही हमने देखा, जो 36 सेकंड हमें लगे थे 1/6 करेंगे आप तो उसका 6 सेकंड का उसका रिजल्ट निकल के आता है, और एग्जैक्टली यही परफॉर्मेंस यहाँ पे है। तो ये जो है ये दूसरी SSD NVMe बेस्ड SSD है जो कि लेटेस्ट वर्जन्स हैं, और इसी के कारण इनकी जो स्पीड्स हैं ये अल्ट्रा फास्ट स्पीड्स हैं। तो अगर आपकी प्रोसेसिंग के अंदर ज़्यादा काम रहता है, अगर आप फोटोशॉपिंग एडिटिंग करते हैं, या फिर डेटा काफ़ी सारा आप हैवी डेटा का काम करते हैं जिसको रीड इन और रीड आउट काफ़ी ज़्यादा काम है, तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जनरल ब्राउजिंग का काम है और आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आप लैपटॉप की स्क्रीन खोलें और लैपटॉप स्टार्ट हो जाए,
तो आपका नॉर्मल SSD से भी काम चल जाएगा और आपको इसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कुछ 500 से 1000 रुपये का फ़र्क रहता है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है। अगर मैं सैमसंग की 970 EVO को चेक करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से ये नज़र आती है। ये PCIe NVMe M2 होती है और अगर आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे इसकी डिटेल्स में लिखा भी होगा कि क्या इसका स्पीड है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है सीक्वेंशियल रीड राइट स्पीड्स अप टू 3500 to 3300 Mbps और एग्जैक्टली यही हमने देखा है कि इतनी स्पीड हमें मिली है जब हमने रन किया है अपना टेस्ट को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक SSD लगाने से आपके सिस्टम पे कितना परफॉर्मेंस का फ़र्क पड़ सकता है। तो रैम की बजाय SSD को आप चेंज करें एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस और कम रैम से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपका ग्राफिक इंटेंसिव काम है तो आपको साथ में एक ग्राफिक कार्ड की भी ज़रूरत है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स इस वीडियो में यूज़ किए हैं, इनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके इनको देख सकते हैं। और ग्राफिक कार्ड की क्या ज़रूरत है, अगर आपकी मेमोरी इंटेंस काम है या फिर आप वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग करते हैं, उससे कितना फ़र्क पड़ता है, ये मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।